अस्सलाम वालेकुम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। पेशेंट है TH एंड BSO फॉर एंडोमेट्रियोसिस 12 मंथ बैक प्रेजेंटेड विद चीफ कंप्लेन ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन। तो पेशेंट की TH और BSO हो गया एंडोमेट्रियोसिस के लिए 12 महीने पहले। अब वो लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आए हैं, तो इसमें आपके पास क्या हो सकता है? मोस्टली TH और BSO के पास आपके के जब भी ये क्वेश्चन आए तो TH और BSO मेंशन हो तो आपने मिसिंग लीजन को चूज़ करना है, क्योंकि 8% TH BSO के बाद मिस लीजन होता है, जबकि अगर आपने सिर्फ BSO किया है तो फिर 23% होंगे। ठीक है ना। रिकरेंस के लिए है कि उसका टाइम पीरियड ज़्यादा दोबारा से डिजीज़ हुई है, तो उसमें टाइम पीरियड मेंशन होगा कि वो ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया नेक्स्ट मैनेजमेंट। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप माइक्रो सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करें या सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल और इक्सी करें। तो प्रेफरेबल ज़्यादातर हमारे पास सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल और इक्सी है, जिसे स्पर्म एस्पायरेशन और इक्सी भी कहते हैं। अब इसके फैक्टर्स ये हैं, प्रेफर्ड क्यों है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, वो आप पढ़ लें। वैसे जब भी यहाँ पर हम माइक्रो सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ज़्यादा ऑप्शंस में नहीं आ रहा, तो आपने ये स्पर्म एस्पायरेशन और इक्सी को चूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, पेशेंट विद 6 weeks pregnancy, history of severe pain in vulva and itching for 24 hours. On examination, multiple ulcers on labia and periurethral areas and could not tolerate speculum treatment for her. अच्छा, पेशेंट प्रेग्नेंट है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि स्वेयर पेन इन वल्वा एंड इचिंग फॉर 24 आवर्स है। एग्जामिनेशन पर मल्टीपल अल्सर्स, एक पॉइंट नोट करें, मल्टीपल अल्सर्स, फिर पेरीयूरेथ्रल एरिया और कुड नॉट टॉलरेट स्पेकुलम। ये इसमें यह है कि आपके पास 2 लाइन ऑफ ऑप्शन होते हैं, आपने देखना है कि अल्सर सिंगल है या मल्टीपल है। सिंगल है तो आपने उसे सिफिलिस और शेंक्राइट की लाइन पे ट्रीट करना है, लेकिन सिफिलिस में ये होगा कि वो पेनलेस होगा, शेंक्राइट पेनफुल होगा। ठीक है, लेकिन वो सिंगल होगा। अगर मल्टीपल आ रहे हैं और पेनफुल आ रहे हैं तो आपके पास हर्पीज़ आएगा। ठीक है, ये इतना पेनफुल है कि शी कुड नॉट टॉलरेट स्पेकुलम, और ये मल्टीपल है तो इट मीन कि ये हर्पीज़ है। तो हर्पीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? ओरल एसाइक्लोविर। ठीक है। और जो है, अच्छा, फिर दूसरा है कि पेनफुल अल्सर्स ऑन वल्वा, सी सेक्शन इज एडवाइस। वो अल्सर जिसमें आप सी सेक्शन एडवाइस करते हैं, ठीक है ये पेनफुल मैंने आपको बताया 2 अल्सर्स होते हैं, एक ये हर्पीज़ का और दूसरा शेंक्राइड का। शेंक्राइड में आपके पास सी सेक्शन एडवाइस नहीं है, हर्पीज़ में एडवाइस्ड है। ठीक है, तो हर्पीज़ हो गया, इसमें ह्यूमन पेप्लोमा वायरस और HIV ये कोई इतने ख़ास ऑप्शंस नहीं हैं। ठीक है, पेशेंट इन लेबर एट 6 सेंटीमीटर 6 cm पे पहुंच गई है। लेबर मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद इंक्रीज न्योनेटल मॉर्बिडिटी। अच्छा, 6 cm पे जब पेशेंट आ जाए तो उसमें कौन सा ऐसा लेबर मैकेनिज्म होगा जिससे मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो? कि उसमें मेरे ख्याल से सेकेंडरी अरेस्ट कर लें आप, क्योंकि ये इसकी एक्सक्लूजन की बनेगी। सेकेंडरी अरेस्ट जो लास्ट में ठीक है, कोई इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ जो ये CPT या पुअर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मॉर्बिडिटी हो सकती है, इसका कॉज हो सकता है, और ये इसकी एक एक्सक्लूजन की है। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है कि लेडी हैड पल्मनरी एम्बोलिज्म एंड शी वाज ऑन हेपरिन। पेशेंट को पल्मनरी एम्बोलिज्म था और उसके लिए वो हेपरिन ले रही थी। शी वाज गिवन अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, हाउ टू मॉनिटर द लेवल्स ऑफ हेपरिन। इसके लिए मैंने एक चार्ट दिया, आप देखें। आपके पास जो हेपरिन है वो हेपरिन का लेवल मॉनिटर करने के लिए आपने APTT देखना है। ठीक है, ये देखिए ये ब्लू साइड पे, और ये वारफेरिन के लेवल्स जब भी आपने देखने हो तो आपने PT देखना है, यानी कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर 7 को, फैक्टर 10 और 5 को, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये APTT, ये इंट्रिंसिक पाथवे को हेपरिन मॉनिटर करता है। तो फिर मतलब आपने उसको APTT लेवल्स मॉनिटर करने हैं। SLE का जो SLE में प्रेग्नेंट पेशेंट है उसे नेफ्रोपैथी होगी। एक्यूट फेयर में आपसे स्टीरॉइड्स देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर एक ये टेबल है, एक और टेबल मैं आपको शेयर करती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि कौन सी ड्रग्स आपने SLE के पेशेंट को देनी है और कौन सी स्टॉप करनी है। देखें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कंटिन्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और जो ये आपने एनसेड्स हैं, एनसेड्स आपने आइडियली डिसकंटिन्यू प्रायर टू कंसेप्शन, और एजाथायोप्रिन डू नॉट स्टॉप विदाउट गाइडेंस फ्रॉम रूमेटोलॉजी स्टाफ, और
लास्ट में आपके पास है मीथोट्रेक्सेट, स्टॉप प्रायर टू कंसेप्शन। तो एनसेड और मीथोट्रेक्सेट आपने स्टॉप कर देनी है, जबकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वो भी कंटिन्यू करनी है, और एजाथाइप्रिन के लिए वो भी कंटिन्यू की जाती है, ठीक है, और प्रेडनिसोलोन। और जब भी आपके पास फ्लेयर्स आएँ तो आपने उसे न्यू या इंक्रीज डोजेज ऑफ स्टेरॉइड के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से वो ले रही है तो फिर आपने उसकी डोज इंक्रीज़ करनी है, अगर नहीं ले रही तो फिर आपने उसे न्यू स्टेरॉइड देना है, ठीक है। पेशेंट ओसीपीज़ ले रही थी, उसने 17 डे पे मिक्स कर दी, फिर उसने नेक्स्ट मॉर्निंग में 2 पिल्स ले ली, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होगा? अच्छा, इसके लिए भी एक चार्ट है, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। वैसे इसमें ये है कि आप देखें, इस चार्ट में ये है कि 2 और मोर पिल्स 48 आवर्स अपार्ट, अगर 2 पिल्स उसने छोड़ी हैं लेकिन 48 आवर्स गुजर गए हैं, तब वीक 1 में आपने उसे इमरजेंसी कंट्रासेप्शन देना है, साथ में 7 डे एडिशनल कंट्रासेप्शन देना है। अगर वो वीक 2 में है तो सिर्फ आपने 7 डे कंट्रासेप्शन देना है, और अगर वीक 3 में है तो आपने उसे कोई गैप नहीं देना और 7 डे एडिशनल कंट्रासेप्शन देना है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि पेशेंट ने ओसीपी ले रही थी, उसने जो है मिस की 17 डे पे, और नेक्स्ट डे पे उसने ले ली, उसमें 48 आवर्स नहीं गुजरे हैं और उसने ले लिया है, तो फिर आपने उसे सिर्फ रीअश्योर करना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, ट्विन प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट ट्विन डिलीवर हो गया, सेकंड का ट्रांसवर्स है, बैक उसके अबव है, मेम्ब्रेन इंटेक है। आपने सोचा कि आप आईपीवी करते हैं, तो आपके स्टेप वाइज मैनेजमेंट क्या होगी? सबसे पहले, क्योंकि ये पेनफुल प्रोसीजर है, आप उसे एनाल्जेसिया देंगे, फिर उसका ब्लड एम्प्टी करेंगे, फिर उसका बिफोर रप्चरिंग एमनियोटिक मेम्ब्रेन अब उसका फीड क्रैप करेंगे और फिर आईपीवी करेंगे। तो एनाल्जेसिया इज़ द ऑप्शन, ठीक है। प्राइमरी गैमेटा में जो मोस्ट कॉमन कॉज है डिसफंक्शनल लेबर की, वो पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, जो कि 25% होती हैं, और सेकेंडरी डिसफंक्शनल लेबर की जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो सीपीटी है, ठीक है। अच्छा, 20 ईयर ओल्ड गर्ल आई है डिस्पर्निया के साथ, ठीक है, और शी इज़ अनेबल टू सिट, 4 × 4 सेंटीमीटर मास है वल्वा पे, वो वेरी टेंडर है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली द साइज़ ऑफ अ लेमन। डायग्नोसिस क्या है? अच्छा, अब एक एक तो आपने उसकी देखना है कि एक वो डिस्पर्निया कॉज कर रहा है, दूसरा ये कि वो 4 × 4 सेंटीमीटर क्या है वल्वा पे और टेंडर है, तो मोस्टली ये बार्थोलिन सिस्ट एब्सेस होता है, ठीक है, जो कि बहुत टेंडर होता है, और ये क्वेश्चन में भी ज़्यादा बार बार आ रहा है। जो गार्टनर डक्ट सिस्ट हैं, वो आपके, या गार्टनर सिस्ट वगैरह, ये एसिम्प्टोमेटिक होती हैं और दे आर स्मॉल, ठीक है, और कॉमन भी ज़्यादा बार्थोलिन एब्सेस है, ठीक है। अच्छा, बार्थोलिन सिस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर वो आपसे बार्थोलिन सिस्ट ट्रीटमेंट में अभी 3 चीज़ें आ जाती हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है या इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है, तो आपने इंसिजन और ड्रेनेज को चूज़ करना है। अगर वो पूछते हैं बेस्ट क्या है या ट्रीटमेंट दैट डिक्रीज द रिकरेंस, तो वो मार्सुपिलाइजेशन है। अगर वो पूछें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो फिर आपने इन्यूक्लेशन करना है, ठीक है। फिर प्रेग्नेंट पेशेंट है और राइट साइडेड हेडेक के साथ आई है, वो रिलीव नहीं हो रहा विद पेरासिटामोल एंड अदर ड्रग, तो आपने ट्रीट क्या करना है? राइट साइडेड हेडेक मीन्स वो माइग्रेन के साथ आई है, ठीक है। तो माइग्रेन में आपने उसे क्या देना होता है? माइग्रेन में आपने सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने आपको इसमें शो किया है टेबल में, फर्स्ट लाइन ये है कि आपने ट्रिगर्स अवॉइड करने, रेस्ट, हाइड्रेशन, रेगुलर मील्स और रिलैक्सेशन करने। इसके बाद आपने पेरासिटामोल एंटीएमेटिक्स दी, अब वो पेरासिटामोल से उसे रिलीव नहीं हुआ, तो फिर हम यहाँ पर हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, ये ट्रिप्टेंस होते हैं, प्रोप्रेनोलॉल होता है, ठीक है। तो आप उसे प्रोप्रेनोलॉल देना है, ठीक है। वो प्रोप्रेनोलॉल क्या करता है कि प्रोप्रेनोलॉल क्या है हमारे पास? बीटा ब्लॉकर है, और वो ब्लड वेसल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन लेवल्स मेंटेन होते हैं, इसीलिए हम उसमें जो है ना ट्रिप्टेंस भी देते हैं, ताकि सेरोटोनिन लेवल्स में मेंटेन हो और फिर पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाए, ठीक है। एसी इनहिबिटर की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं प्रेग्नेंट पेशेंट में? इसको मैंने एक निमोनिक से याद किया है, क्रॉप, ठीक है, जिसमें आपके पास क्रेनियल डिफेक्ट, क्लब फीट, रीनल रीनल डिस्प्लेजियास और पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया आता है, ठीक है। तो ये सारे हैं ड्यू टू क्योंकि एसी इनहिबिटर या एआरबीज जो है ना आपके पास रीनल डिस्प्लेजिया और ओलिगो करता है, उसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो आप देख लें, इसमें से क्लब फीट आ रहा है तो लिम्ब शॉर्टनिंग, ठीक है।
AKI नहीं होता, रीनल डिस्प्लेसियाज करते हैं, लिम्ब शॉर्टनिंग, क्लब फीट, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्स कोलिस्टेसिस क्या है? उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन बेबी में क्या करता है? हाइड्रोकेफेलस करता है। मेंटल रिटार्डेशन, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन और कोरियो रिटेनाइटिस, तो इसमें मेंटल रिटार्डेशन आएगा, ठीक है। अ पेशेंट जस्ट मैरिड प्रेजेंटेड विद 14 वीक साइज यूट्रस एंड सब म्यूकस फाइब्राइड विद चीफ कंप्लेन ऑफ मेनोरेगिया, ट्रीटमेंट क्या होगा? पेशेंट अभी मैरिड हुआ है, 14 वीक साइज यूट्रस है, सब म्यूकस फाइब्राइड है,